And welcome back to SK Monikis and we're back again with another video and we are returned for once again with JEE Advanced 2023 का physics and today we'll again try solving some more questions and ऐसे ही करते करते we'll try attempting all the questions and तो यहाँ पे पहले हम लोग शुरू कर देते हैं already since I guess I've already shot something like तीन वीडियोस मैंने कल शूट किए थे जिसमें we attempted roughly 9 questions 8 या फिर 9 questions I suppose so now we continue forward तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग अप हियर ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थ्री डिराइव्ड क्वांटिटीज नेमली द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h एंड द स्पीड ऑफ लाइट स्मॉल c as y equals c power alpha h power beta g power gamma which of the following is the correct option alpha equals 7 beta equals -1 gamma equals -2 एंड ऐसे तीन और ऑप्शंस गिवन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि हमें यंग्स मॉड्यूलस को एक्सप्रेस किया गया है एज c पावर अल्फा h पावर बेटा एंड g पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे ऐसे एक्सप्रेस किया गया अल्फा बेटा एंड गामा की वैल्यूज पूछी गई, सो हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। पहली चीज समझ लो यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशंस आर सेम एज स्ट्रेस व्हिच इज अगेन सेम एज प्रेशर के डायमेंशंस होते हैं। तो फोर्स डिवाइडेड बाय में एरिया, फोर्स का ml पावर -2 एरिया का l स्क्वायर, सो इट इज ml पावर -1 t पे पावर -2। स्पीड ऑफ लाइट का lt पावर -1 हो जाएगा। इफ वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट देम इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, जब एक्चुअल बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तब इक्वेट करेंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी क्वांटिटीज भी चेंज कर दिए फिजिक्स के रूल्स तो नहीं चेंज होने वाले, you have to understand it. इसलिए we can switch back and forth between these quantities and the actual 7 base units. That is the thing. प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें तो इसको आप एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। एनर्जी लिखोगे ml स्क्वायर t पावर -2, फ्रीक्वेंसी लिखोगे t पावर -1, ये ऊपर किया तो ये हो गया ml स्क्वायर, तो t पावर -2 t पावर 1, सो t पावर -1 हो गया, राइट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बी fr स्क्वायर बाय m1 m2 बाय न्यूटन्स लॉ, तो ये हो गया ml क्यूब एंड ml क्यूब t पावर -2 डिवाइडेड बाय में m1 m2, तो यहाँ पे m स्क्वायर हो गया, तो इसे मैं कर देता हूँ m पे पावर -1 l क्यूब t पे पावर -2। इन सबको इक्वेट करेंगे विद द रिस्पेक्टिव पावर्स, मतलब हो गया ml पावर -1 t पावर -2 किसके इक्वल, यहाँ पे c पे पावर अल्फा है या l पे पावर इनफैक्ट अल्फा हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 2 बेटा हो जाएगा प्लस 3 गामा हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ l पे पावर अल्फा प्लस 2 बेटा प्लस 3 गामा। ठीक है, फिर मास में हो गया क्या डायमेंशंस होंगे, यहाँ पे मास पे 1 पावर बेटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में गामा हो जाएगा। टाइम के क्या डायमेंशंस होंगे माइनस अल्फा एंड उसके बाद यहाँ पे माइनस बेटा, देन हियर यू हैव -2 गामा। अब हमें बस इन्हें इक्वेट करना है कैसे, अल्फा प्लस 2 बेटा प्लस 3 गामा किसके इक्वल, -1 के इक्वल, यहाँ पे बेटा माइनस गामा इक्वल्स 1 एंड वैसे ही माइनस अल्फा माइनस बेटा -2 गामा किसके इक्वल, -2 के इक्वल, माइनस अल्फा माइनस बेटा -2 गामा -2 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशंस है, इन्हें सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से ऐड कर देता हूँ। जब आई ऐड दिस टू इक्वेशंस, अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो गया, तब 2 बेटा माइनस बेटा, यहाँ पे क्या बचा, ओनली बेटा बचा। अब यहाँ पे बेटा है, यहाँ पे प्लस में एक गामा बच गया, -1 है -2 है, ऐड करेंगे -3 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से ऐड करते हैं, जब इन दोनों को ऐड करेंगे गामा गामा कैंसिल हो गया, यहाँ पे -3 है यहाँ पे 1 है, ये -2 हो गया, तो ये 2 बेटा इक्वल्स -2, मतलब बेटा की वैल्यू -1। जब बेटा की वैल्यू -1 हुई तो गामा तो हमें पता था, गामा तो b -1 था और रादर बेटा -1 था। जब ये -1 हुआ -1 करेंगे गामा -2 हो गया। अब गामा -2 हुआ तो हमें पता है यहाँ से या फिर यहाँ से हम लोग अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, अल्फा माइनस में 2, देन यहाँ पे हो गया ये गामा -2 है तो -6 हो गया, किसके इक्वल, -1 के इक्वल, अल्फा माइनस में 8 -1 के इक्वल है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्फा -1 है यहाँ पे,
तब अल्फा को बेसिकली आप एज 7 कह सकते हो। तो ये इसकी वैल्यू 7 हो गई यहाँ पे। तो जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं दैट इज 7, -1 एंड -2। तो यहाँ पे 7, -1 एंड -2 जो कि मैंने पहले ऑप्शन बताया था वही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 7, -1 एंड -2 आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज फॉर अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन है एंड इनफैक्ट व्हाट आई वुड लाइक टू से इन दिस क्वेश्चन, ये एक एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इंडीड ये एक मेन लेवल का क्वेश्चन था, एकदम बेसिक कंसेप्ट था। अगर आप देखो कि मेन के पीवाईक्यूज में आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, सो दिस वाज, अगर एडवांस से कंपेयर करें, ट्रूली एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन का लेवल मेन का ही था। एंड उसके बाद वी कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे इफ आई टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का है, सो दैट विल बी फन टू डू। an annular disk of mass capital M, inner radius small a and outer radius small b is placed on a horizontal surface with coefficient of friction mu as shown in the figure. At some time an impulse z naught x cap is applied at a height h above the center of disk. If h equals hm या फिर h sub m, then the disk rolls without slipping along the x-axis. Which of the following statement or statements is or are correct? तो यहाँ पे इस कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, मैं पहले इसकी बेसिकली एक फिगर बना देता हूँ। कुछ ऐसे फिगर गिवन है जहां पे इसके दो रेडियस गिवन है, इनर एंड आउटर। इनर रेडियस है a, आउटर रेडियस गिवन है b, एंड यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ डिस्क हो गया एक हाइट h पे, एक हाइट h फ्रॉम द सेंटर पे, क्या यहाँ पे एक इम्पल्स लगाया जा रहा है इस डिस्क पे, एंड दिस इम्पल्स इज जे नॉट। अब जे नॉट इम्पल्स होगा तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी जे नॉट होगा, सबको पता है। तो यहाँ पे जे नॉट ऐसा इम्पल्स लगाया गया, एक्सिस भी बताई गई है, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे z हो गया। स्टेटमेंट्स क्या है बेसिकली, पहले कुछ और लेट मी शेयर सम मोर इन्फो, इसे यहाँ पे रख दिया गया। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एंड ये भी बताया गया है कि इसका जो मास है वो कैपिटल M है, अलोंगसाइड द स्टेटमेंट कि h इक्वल्स hm। अगर इसे मैंने h सब m के इक्वल किया तब ये डिस्क रोल करना स्टार्ट कर जाते हैं एट सम टाइम। एंड कैसे रोल करते हैं, बिना स्लिप किए रोल करता है, दैट इज ए प्योर रोलिंग मोशन यहाँ पे होता है। स्टेटमेंट्स क्या है, ए है कि फॉर म्यू डजंट इक्वल 0 एंड ए अप्रोचेस 0 hm इक्वल्स b/2, कि अगर आपका ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये 0 नहीं है, लेकिन आपकी ये जो टर्म है ये इनर रेडियस 0 को अप्रोच करी, मतलब ये पूरा सॉलिड इसमें आ रहा, यहाँ पे पूरा सॉलिड है इन द आउटर सरफेस, ये पूरा हमारे हॉलो काइंड का है अगर आप इस फिगर में देखते हो। देन यहाँ पे अगर ये पूरा बेसिकली ए अप्रोचेस 0, इसका क्लियर सा मतलब क्या है कि इसका टोटल रेडियस b होगा, मतलब एक कंप्लीट डिस्क है, एक सॉलिड डिस्क। तब उस केस में क्या होगा कि जो hm होगा इसकी वैल्यू b/2 होगी, कि b/2 लगाने पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा विदाउट स्लिपिंग। सेकेंड स्टेटमेंट कि फॉर म्यू नॉट डजंट इक्वल 0 एंड a अप्रोचेस b, कि अगर a b को अप्रोच करेगी कंप्लीटली हॉलो ही डिस्क हो, तब वहां पे hm की वैल्यू b के इक्वल होगी। एंड फॉर h इक्वल्स hm द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस a, कि अगर h की वैल्यू hm रखा जाए तब इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो होगी जिससे रोलिंग स्टार्ट करेगा वो इनर रेडियस a पे डिपेंड नहीं करती है। और एंड स्टेटमेंट डी इज फॉर म्यू इक्वल 0, म्यू को 0 कर दो एंड h को भी 0 कर दो, द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग। तब यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है कि म्यू को आपने 0 कर दिया, h को 0 कर दिया, ये हमेशा स्लाइड करेगी, कैसे स्लाइड करेगी, बिना रोल किए स्लाइड करेगी। तो इसे देखते हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहली चीज, एज आई टोल्ड इन वन ऑफ माय वीडियोस, कि जब भी आपको कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन दिखता है मैकेनिक्स का स्पेसिफिकली, तो वहां पे बेसिकली इम्पल्स है। अगर आपको कोई टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इंस्टेड ऑफ वन बाय वन गोइंग थ्रू न्यूटन्स लॉ, आप सीधे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर वही क्वेश्चन रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड है तो वी कैन ट्राई इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इम्पल्स गिवन ही है, सीधे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं। जे नॉट कांस्टेंट इम्पल्स है, डेल्टा पी के इक्वल होगा, इनिशियली तो रोल कर नहीं रहा, इसका मास कैपिटल M, वेलोसिटी v से मान लो ये ट्रांसलेट करेगा व्हेन रोलिंग स्टार्ट हो रही, -0, मतलब इसकी वेलोसिटी जिससे ट्रांसलेट करेगा है क्या,
इसकी वेलोसिटी जे नॉट ओवर कैपिटल एम है। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वी तो जे नॉट ओवर एम है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा क्या, जे नॉट, ये जो वेलोसिटी होगी डिवाइडेड बाय में ये टोटल आउटर रेडियस जे नॉट ओवर में एम टाइम्स में बी डिवाइडेड बाय में आउटर रेडियस बी। अब यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की एंड जो हमारा बेसिकली थर्ड वाला हमारा जो ऑप्शन था वो तो ऐसे ही प्रूव हो गया कि थर्ड वाला तो करेक्ट ही है। कैसे करेक्ट है, क्योंकि हमें पता चला इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिससे स्टार्ट करेगा रोलिंग जे नॉट ओवर एम बी के इक्वल है। जब h की वैल्यू hm की इक्वल होती है तब हमें पता है कि ये एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम विदाउट स्लिपिंग रोलिंग स्टार्ट करता है विद दिस मच इम्पल्स। इम्पल्स तो वही है, ये तो इनर रेडियस पे डिपेंड कर नहीं रहा, मास तो इनर रेडियस पे डिपेंड कर नहीं रहा एंड यहाँ पे दूसरा रेडियस क्या रखा गया है, रेडियस तो आउटर रेडियस रखा गया है। मतलब क्या ओमेगा बाय एनी मींस डजंट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस। तो यहाँ से ऑप्शन सी तो ऐसे ही प्रूव हो गया। यहाँ पे और हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्क के लिए इक्वेशंस लिख सकते हैं। देखो एंड ए एंड बी चलो बाद में सॉल्व करेंगे, सी तो ऐसे ही हो गया। इफ वी हैव अ क्लियर लुक ऑन डी तो ऑप्शन डी ऐसे ही हमें पता चल जाता है सही है कि म्यू को जब आप जीरो रखोगे, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है एंड एच को जीरो रखोगे, मतलब सीधे आपने सेंटर पे ही लगाया, सेंटर पे या फोर्स या फिर इम्पल्स लगाया, तब यहाँ पे गिवन है व्हील हमेशा स्लाइड करेगा, रोल नहीं करेगा। अब ये फिजिक्स में बेसिक कंसेप्ट है, ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बिना यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी रोलिंग हियर। प्लस हम लोग कहाँ पे फोर्स भी कहाँ पे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी कोई ऐसा टॉर्क क्रिएट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फोर्स डायरेक्टली सेंटर के थ्रू लगा रहे, सेंटर ऑफ मास के थ्रू लगा रहे, जिस एंड सिंस तब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई रोटेशन नहीं हो सकता, फ्रिक्शन नहीं है तो इस पॉइंट के अबाउट कोई रोटेशन नहीं हो सकता, मतलब तब ये क्लियरली स्लाइड करेगा। मतलब ऑप्शन डी ही सही है। ऑप्शन सी डी हम लोगों ने ऐसे ही टिक कर दिया भाई, जस्ट बेसिक कंसेप्ट, डी तो प्योरली थियोरेटिकल था। ए एंड बी की बात करें तो यहाँ पे म्यू डजंट इक्वल जीरो, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये रोटेशन या फिर रोलिंग म्यू डजंट इक्वल जीरो ही हमारी रोलिंग या रोटेशन परमिट करेगा। इसे कैसे सॉल्व करें, ओमेगा को मैंने लिख दिया, ऑलराइट ओमेगा को मैंने लिख दिया जे नॉट ओवर एम। अगर यहाँ पे टॉर्क देखा जाए कि टॉर्क कैसे क्रिएट होगी, अपने इस चीज को यहाँ पे जे नॉट को यहाँ पे लगाया, ऑब्वियसली जब ये रोटेशन स्टार्ट करेगा कुछ ऐसे रोल करेगा। मैंने लिखा कि जो जे नॉट है दिस बेसिकली ये इम्पल्स लग रहा है जे नॉट, अगर जे नॉट अमाउंट का इम्पल्स लग रहा है हमें इसे एक्चुअल में ट्रांसलेट, रोटेट करेगा, सिर्फ प्योर रोलिंग है तब ट्रांसलेट भी तो करेगा। जब रोटेट करेगा एंड ट्रांसलेट करेगा तो हमें एक्चुअल में पता चल रहा है कि फोर्स किसी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, जे नॉट टाइम्स टी होगा। जब ये मोशन स्टार्ट करेगा जे नॉट टाइम्स टी पे मोशन कब स्टार्ट करेगा, जब ये बैकवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एम जी के इक्वल होगा, कैपिटल एम है ये म्यू कैपिटल एम जी। तो जब ये मोशन स्टार्ट करेगा हमें ऑलरेडी पता चल गया किस फोर्स पे ये मोशन स्टार्ट करेगा। अब हमें पता है किस फोर्स पे मोशन स्टार्ट करेगा तो टॉर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये फोर्स क्या लग रहा है जे नॉट टी, जिसकी वैल्यू अभी म्यू एम जी लिखेंगे, टाइम्स में क्या, टाइम्स में मान लो मैंने h की वैल्यू hm, क्योंकि ऑप्शन ए में भी ऑप्शन बी में भी हमें hm से रिलेट करना है। मैंने किसके इक्वल किया, यहाँ पे ये टॉर्क है इसको कर दो इक्वेट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ये बेसिकली टॉर्क है, राइट, ये टॉर्क है। अब अगर हम लोग चाहें इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स में एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेट कर सकते हैं, तो इसे अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स में एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेट करेंगे दैट माइट बी वन थिंग, लेकिन उससे बेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम को रिलेट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइम्स में लीनियर मोमेंटम। जब मोशन स्टार्ट करेगा तब लीनियर मोमेंटम क्लियरली जे नॉट के ही इक्वल होगा। एंगुलर मोमेंटम हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं एंड देन वी कैन इक्वेट इट एंड फॉर दीज रिस्पेक्टिव वैल्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। हाउ डू वी डू इट, यहाँ पे अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम देखा सो लेट्स राइट इट एज एल ओनली। अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं जो रोलिंग हो रहा है ये एट अ हाइट hm पे हो रहा है, hm टाइम्स में जे नॉट हो गया। अब अगर मैंने कैपिटल L इक्वल्स hm टाइम्स में जे नॉट लिखा विच इज क्लियरली द एंगुलर मोमेंटम ओवर हियर। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिखते कैसे, इट इज क्लियरली अगर आप देखते हो टॉर्क इज dl ओवर में dt
तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया। इससे और कैसे लिख सकते हैं, आई ओमेगा लिख सकते हैं। मतलब मैंने लिखा कि आई ओमेगा एच एम टाइम्स में जे नॉट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से दोनों स्टेटमेंट सॉल्व हो सकते हैं। कैसे सॉल्व हो सकते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई, क्योंकि ओमेगा तो दोनों में सेम है। आप ए को बी अप्रोच कराओ या फिर जीरो अप्रोच कराओ, ओमेगा दोनों में सेम होगा। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आ रहा है। जब आप ओमेगा को बेसिकली बी तक अप्रोच कर ए को बी तक अप्रोच कराओगे तब आपको क्या मिलेगा, ये बेसिकली क्या बन रहा है, जब ए अप्रोचेस बी तब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम आर स्क्वेयर, या फिर यहाँ पे जो भी रेडियस हो तो यहाँ पे एम बी स्क्वेयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तब ये कंप्लीटली एक हॉलो डिस्क है। इट इज इनफैक्ट नॉट इवन अ डिस्क, ये एक रिंग बन जाएगा। दिस हॉलो डिस्क इज एक्चुअली अ रिंग जब ए अप्रोचेस बी। तो इसका मतलब क्या, फॉर ए अप्रोचेस बी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे एम बी स्क्वेयर एंड टाइम्स में ओमेगा आप करोगे जे नॉट ओवर एम बी, किसके इक्वल, एच एम टाइम्स में जे नॉट के इक्वल। जे नॉट से जे नॉट कैंसिल हो गया, एम बी से यहाँ पे एक एम यहाँ पे एक बी कैंसिल हो गया, एंड एच एम आपको क्या मिला, बी के इक्वल मिला। सिमिलरली आप क्या कर सकती हो, जब ए जीरो को अप्रोच करेगा तब ये क्लियरली क्या बना, एक कंप्लीट सॉलिड डिस्क बन गया। तो जब ए जीरो को अप्रोच कर रहा है तो आपको पता चला इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बी स्क्वेयर बाई 2 के इक्वल होगा। टाइम्स में जे नॉट ओवर एम बी कर दो, किसके इक्वल हुआ, जे नॉट टाइम्स एच एम के इक्वल हुआ। जे नॉट कैंसिल, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल। इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ एच एम बी बाई 2 के इक्वल हुआ। तब यहां से क्या पता चला, लेट्स ट्राई मैचिंग विद आवर ऑप्शंस। यहाँ पे लिखा गया था कि जब ए जीरो को अप्रोच करेगा तब एच एम किसके इक्वल होगा, बी बाई 2 के इक्वल होगा। ऑप्शन बी में था, या फिर स्टेटमेंट बी वुड बी अ बेटर टर्म इंडीड, कि जब ए बेसिकली बी को अप्रोच करता है तब एच एम की वैल्यू बी के इक्वल होगी। एंड हमें पता चला कि ऑप्शन सी सही था, ऑप्शन डी सही था, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी भी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर्स क्या होंगे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स ट्राई फॉर वन मोर क्वेश्चन देन वी ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। एंड अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो के साथ प्रोसीड करते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज कि a string of length 1 meter and mass 2 times 10 power minus 5 kilogram is under tension capital T. When the string vibrates, two successive harmonics are found to occur at frequencies 750 Hz and 1000 Hz. The value of tension capital T is dash Newton. तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर रही है। इसकी लेंथ क्या बताई गई है, 1 मीटर है। मास क्या है, प्रेटी लाइट, लेकिन कंप्लीटली लाइट नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ये कंप्लीटली लाइट स्ट्रिंग होती तो ऑब्वियसली हमें पता होता बिना किसी टेंशन के ही यहाँ पे इससे साउंड प्रोपोगेट करती या फिर वेव्स प्रोपोगेट करती। तो व्हाइल स्टडीइंग वेव्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट मास ऑफ द स्ट्रिंग। एंड मास से ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी होती है। तब यहाँ पे ये मास हो गया इसका, ये टेंशन टी के अंडर है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे देखेंगे टेंशन क्या है, टेंशन टी है। अब जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो दो सक्सेसिव हार्मोनिक्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड ये कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज पे क्रिएट हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं 750 हर्ट्ज पे एंड 1000 हर्ट्ज पे। हमें टेंशन की वैल्यू बतानी। दिस क्वेश्चन वेरी मच इज रिलेटेड टू म्यूजिक इन फैक्ट। अगर आप देखते हो यहाँ पे स्ट्रिंग को आप बेसिकली वाइब्रेट करा रहे हो, हार्मोनिक्स क्रिएट हो रहे हैं। कब क्रिएट होते हैं, व्हेनेवर यू आर प्लेइंग सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लाइक जब आप गिटार प्ले करोगे, सो इन दैट हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं एट सम सर्टेन फ्रीक्वेंसी। वो भी इंडीड डिसाइड होता है कि कौन सी टेंशन आप उस स्ट्रिंग को दे रहे हो, कि किस हर्ट्ज की, किस फ्रीक्वेंसी की हार्मोनिक क्रिएट होती है। इसे सॉल्व करें तो बहुत ईजी है। देखो, जब भी हार्मोनिक क्रिएट होगा इन सच ए स्ट्रिंग, तो NV/12 उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वेर N बेसिकली सिग्निफाइज द nth हार्मोनिक। nth हार्मोनिक के लिए N होगा यहाँ पे। तब यहाँ पे एक तो आपके पास मान लो NV/12, ऐसा नहीं बताया गया कि फर्स्ट हार्मोनिक ये 750 हर्ट्ज है, सेकंड 1000 हर्ट्ज है। बताया गया कि कोई भी रैंडम हार्मोनिक है जो कि 750 हर्ट्ज है, उसकी नेक्स्ट हार्मोनिक 1000 हर्ट्ज है। तो NV/12 हम लोग 750 हर्ट्ज ले लेते हैं, वेर n signifies the nth harmonic। तब उसका नेक्स्ट मतलब n plus 1V/12 क्या है, 1000 हर्ट्ज है। इसमें हम लोग विदाउट नोइंग की एक्चुअल नंबर ऑफ हार्मोनिक्स क्या है,
हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये nv/12 से nv/12 कैंसिल हो गया, बचा क्या v/12 250 हर्ट्ज के इक्वल है। मतलब v किसके इक्वल है, 250 टाइम्स में 2 टाइम्स में 1 है जो कि 500 यहाँ पे आपको दिख रहा है। 500 क्या, 500 मीटर पर सेकेंड। v इज द स्पीड जिससे ये वेव या फिर ये साउंड वेव प्रोपगेट करती है थ्रू द सिस्टम। तो इट्स प्रेटी हाई इन फैक्ट, 500 मीटर पर सेकेंड कंपेयर्ड टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो कि रफली 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। बट वी ऑल नो सॉलिड्स में ऑब्वियसली साउंड फास्टर प्रोपगेट करती है। तो इसे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ टी ओवर न्यू। क्या है, 500 मीटर पर सेकेंड। किसी भी स्ट्रिंग में इस स्पीड से साउंड प्रोपगेट करती है द अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो मेरा हो गया टी डिवाइडेड बाय में न्यू। अगर ये 500 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है तो इसे अब मैंने कर दिया 2500 और ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया 0000। मतलब जो कैपिटल टी है ये किसके इक्वल हो, 250,000 इंटू में मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है तो इसका मास बताया गया 2 × 10⁻⁵। लेंथ बताई गई है 1 मीटर। सारे एसआई नहीं वर्क कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया 0000। यहाँ पे एक 50 आ गया इंटू में 10⁻⁵ 1 2 3 4 5 zeros है, मतलब इसकी फाइनल वैल्यू 5 न्यूटन आ गई। तो ये टेंशन, तो यू कैन सी कि 5 न्यूटन एक बहुत ही बड़ा सा फोर्स नहीं होता है। इंडीड अगर आप एक 102 ग्राम के पार्टिकल को अपने हाथ में बस होल्ड करते हो 102 ग्राम, तो उसमें आप 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करते हो टू काउंटर इफेक्ट द ग्रेविटी ऑन इट। तब बेसिकली वो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होता है। 500 ग्राम विल बी देन समथिंग लाइक, अगर आप एक 510 ग्राम के पार्टिकल को होल्ड करते हो सो इतने बेसिकली 5 न्यूटन की टेंशन से, फोर्स से आप ये हार्मोनिक्स इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस कर रहे हो। बट वी कैन नॉट इनफैक्ट एग्जैक्टली टेल यहाँ पे, या फिर ज्यादा बताया भी जा सकता है यहाँ पे। अब तो बताया भी जा सकता है सिंस आपको स्पीड पता है v = 500 मीटर पर सेकेंड। तो ऑलरेडी ये पूछा नहीं गया, लेट्स जस्ट ट्राई इट कि मान लो v को मैंने 500 यहाँ पे रख दिया, तब ये कौन से हार्मोनिक पे 750 हर्ट्ज क्रिएट हो रहा है। तो n को मैंने n इंटू में 500 डिवाइडेड बाई में 2 किया तो ये 750 के इक्वल हुआ। तो यहाँ पे अगर ये 750 के इक्वल है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। फिर आप इसको इस साइड भेज सकते हो एंड व्हाट यू कैन डू इज n इज 75 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई में 50। ये जो भी आपका नंबर आ रहा है, इनफैक्ट ये 3 आ रहा है, मतलब थर्ड हार्मोनिक पे 750 हर्ट्ज क्रिएट होते हैं एंड फोर्थ हार्मोनिक पे 1000 हर्ट्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। ऑल्दो इट वाजंट आस्क्ड बट आई वाज प्रीटी मच क्यूरियस अबाउट इट, कौन से नंबर पे, कौन से हार्मोनिक पे ये रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, एंड दैट इज समथिंग दैट आई वुड एडवाइज फॉर एनीवन टू डू कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उसमें ट्राई टू फाइंड कि इससे कैसे नए क्वेश्चंस बन सकते हैं and try to solve for them. That will just develop your level of thinking and problem solving. That was all for today and thanks to all viewers.